नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के सांता क्रूज ईस्ट इलाके में हूं। लगातार दोपहर से भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर यातायात ठप रहा, जल भराव की स्थिति दिखी, गाड़ियां जानी भली शुरू हो चुकी हैं। लेकिन आप देखें पानी का यहाँ पर हाल, तो आपको इसके पास की जो बस्ती है वहाँ पर आपको जल भराव की स्थिति नजर आएगी। घरों के अंदर अभी भी पानी मौजूद है और यहाँ के जो लोग हैं खासतौर में उनमें नाराजगी नजर आ रही है। क्यों दादा, आप लोग नाराज क्यों हैं? क्या हो? अभी तक पानी आप लोग के घरों से नहीं निकला है? नहीं निकला है मैडम, ये काफ़ी देर से हम लोग, आज सुबह से हम लोग इतना परेशान है कि हमारे घरे का सर सामान वगैरह जो भी है सब वेस्ट हो गया। और यहाँ पे ना हर साल का यही तरीका हो गया, 3-4 साल से लगातार यहाँ पानी भरने का तरीका हो गया। कनेक्टिविटी जो लाइन है इसको बड़ा किया जा रहा है, लेकिन ये ढक्कन वगैरह सब खुला हुआ है। गटर खुला हुआ है तो बहुत खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे किसी भी कोई गार्ड नहीं है कि कल के दिन कुछ हादसा होता है तो उसकी देखभाल कर सके या कोई आवे या ये पंप लगा हुआ यहाँ पर है लेकिन पानी निकल नहीं रहा। मैडम पंप इसके लिए लगा हुआ है लेकिन इसका कोई आज सुबह से एक बार भी चालू नहीं हुआ। हमारे घरों में इतना पैर के जितना पानी था। आज बच्चे लोग को हम लोग कहाँ रखे, न एक टाइम खाना खाया न कुछ किया, ऐसे ही हम लोग पूरा सुबह से शाम तक हो गया। अभी नया बनाया गटर, आज ही वो 4 दिन बनाया, 4 दिन पहले बना के हो गया। लाइन अभी बना हुआ है, भरा हुआ है ये पूरा। ये देखो कितना, ये देखो गटर का कितना है, ये देखो बस इतना सा ये है। हाँ, इसमें आदमी जाएगा, ये खुला ही रखी गटर के अंदर। ये ना तो कोई यहाँ पे गार्ड है ना तो उनका कोई कर्मचारी है कि कोई बतावे कि यहाँ पे ये खतरे के हिसाब से ऐसा किसी को रखा हुआ नहीं है और आदमी बेहिसाब से परेशान है सब। तो अब लोगों में नाराजगी देखिए बीएमसी के खिलाफ, जो तैयारी अप्रैल महीने में ही कर लेनी चाहिए थी। इनका कहना है कि 4 दिन पहले आकर ही ये नया गटर बनाया गया है, पंप लगा है, लेकिन ये पंप फिलहाल काम करता हुआ हम नहीं देख रहे हैं। तो जल भराव की स्थिति उस समय भी यहाँ पर है जब बारिश घंटों से रुक चुकी है। किस तरह से आज मुंबई से अलग अलग इलाकों से इस तरह से परेशान करने वाली तस्वीरें आई, मुंबईकरों में किस तरह से रोष नजर आया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सांता क्रूज ईस्ट, जोगेश्वरी, मलाड, सायन, कुर्ला, दादर, हिंदमाता जंक्शन, बांद्रा, कलानगर, किंग सर्कल, जगह जगह तालाब जैसा मंजर, घुटने कमर तक पानी, रेलवे ट्रैक डूबे, यातायात ठप हुआ, पानी पानी हुई मुंबई की ये 8 तस्वीरें हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके कोशिश करूंगा दिखाने की कि किस तरीके से शहर में जगह जगह पे पानी भरा हुआ है। तो ये मिलन सबवे है जिसके बारे में बात कर रहा था। हालांकि आप देख रहे होंगे कि इस पुल के जो आखिरी छोर है उस पर बड़े पंप रखे हुए हैं। तो ये जो पंप हैं ये दरअसल मिलन सबवे से या जितने भी सबवेज हैं सब जगहों पर बड़े ताकतवर पंप रखे जाते हैं ताकि ये पानी जो है बड़ी स्पीड के साथ, बड़ी तेज़ गति के साथ बाहर फेंक सकें। और ये देखिए, आपको अगर मैं ये जो मार्बल की दुकान है उसके सामने से आपको अंदाज़ा लग पा रहा होगा कि पानी किस तरीके से जब शहर में भरता है तो वो सबवेज की तरफ भागता है और इसीलिए ये सबवेज भर जाते हैं। इस समय हम मुंबई में बांद्रा पश्चिम रेलवे कॉलोनी गेटी गैलेक्सी थिएटर है उसके सामने का इलाका है, वहाँ पर आए हैं और देखिए किस तरह से पानी यहाँ पर भरा हुआ है लबालब, जैसे कि पूरा जीवन यहाँ के लोगों का कैद हो चुका है। उनके घरों की आलम यह है कि पूरा लगभग आधा घर में पानी जा चुका है और देखिए कि क्या आलम है इस कॉलोनी का और कैसे लोग रह रहे हैं। ये एक घर में हम आए हैं, पूरा घर पानी से भर चुका है, कपाट तक पानी में है। आगे रसोई घर अगर देखें तो वहाँ पे भी पानी भरा हुआ है। ये पानी कब से है आपके घर में? ये पानी मेरे घर पे मैं 8 बजे ड्यूटी से तब से पानी भरा हुआ है, तब से भरा हुआ है। अच्छा, निकला नहीं पानी, कम नहीं हुआ? पानी कम नहीं हुआ और मम्मी नीचे पड़ी, उठा के ऊपर किया, वो चल फिर नहीं पाती है। अच्छा, हाँ, और बहुत तकलीफ हमको है, क्या करूँ मैं। सांता क्रूज ईस्ट इलाके में इस वक्त हम हैं और देखिए ये नज़ारा कि किस तरह से पानी भरने के बाद लोग, जो छोटी गाड़ियां हैं खासतौर से बाइक और ऑटो रिक्शा है वो बंद पड़ी हुई है। लोग हाथ से खींच के अपनी गाड़ी आगे लेकर आ रहे हैं, घुटने से भी ऊपर तक आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर पानी के अंदर हैं, घुटने से भी ऊपर पानी नज़र आ रहा है। और इस पूरे इलाके में जो आप गाड़ियाँ एक के बाद एक ऑटो रिक्शा देख रहे हैं ये सारी बंद पड़ी हुई ऑटो रिक्शा हैं। तो मुंबई के मॉनसून के पहले दिन की ये तस्वीर
आप देखें घुटने से भी ऊपर पानी है और बाइक लगभग आधी से ज़्यादा डूबी हुई, गाड़ियों की जो टायर है, व्हील है, वो पूरी तरह से पानी के अंदर आपको नजर आ रही होगी। तो ये मानसून के पहले दिन की तस्वीरें हैं। धारावी के घर पानी से लबालब हुए, नालों में भरे कचरे को निकालने के लिए लोग खुद नाले में उतरे। मुंबईकरों का गुस्सा बीएमसी पर फूटा। क्या तैयारी की? कुछ नहीं की आपकी तैयारी जो करना चाहिए था, लॉकडाउन था, उस हिसाब से रोड पे गाड़ियाँ नहीं थी, वो हिसाब से इनको तैयारी पूरी करना चाहिए था। एक्चुअली इन्होंने पहले से गटर साफ वगैरह नहीं किए, इसके लिए सब प्रॉब्लम हो रहा है और आम आदमी के घर में सब पानी घुस गया है। दिस वाटर लॉगिंग, आई थिंक दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। दिस इज द फर्स्ट रेन एंड दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। मुंबई में मॉनसून ने तय वक्त से एक दिन पहले दस्तक दी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश का अलर्ट अगले 5 दिन के लिए बरकरार है। मुंबई में आज रेड अलर्ट जारी कर दिया है और कल से लेकर अगले 4 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे कोंकण पिन्नार पट्टी इंक्लूडिंग मुंबई में भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। साथ में कुछ जगह पे एक्सेप्शनली हेवी रेनफॉल होने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मेयर ने खुद हालात का जायजा लिया। निचले इलाकों में आने वाले अस्पताल पर विशेष ध्यान है। बताया जा रहा है कि सोमवार तक शहर में 350 मिलीमीटर बारिश हो सकती है, यानी आने वाले कुछ दिन आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए चुनौतियों भरे साबित हो सकते हैं। मुंबई से अभिषेक शर्मा, सुनील सिंह के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सूरजकुंड के करीब अरावली के पहाड़ों में पड़ने वाले खोड़ी गांव और आसपास के छोटे छोटे गांव के सभी घर गिराए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अवैध करार दिए जाने के बाद इन्हें गिराए जाने का आदेश सामने आया है, लेकिन इसी इलाके के आसपास के इलाके में जो आलीशान इमारतें हैं वो जहां की तहां बनी हुई हैं। सौरभ शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद के खोरी गांव में रहने वाली कल्पना हमें अपना एक कमरे का घर दिखा रही हैं। यही रसोई भी है और यही सोना भी है। कुछ दिन पहले इनके पति की बीमारी से मौत हो गई। कल्पना कोठियों में बर्तन मांजकर परिवार का पेट पाल रही थी, पर लॉकडाउन में ये काम भी चला गया। घर में आटे का बर्तन खाली है। कल्पना मांग कर काम चला रही हैं और अब ये कमरा भी ढा दिया जाएगा। अब घर भी छीना जा रहा है। अब हम लोग लॉकडाउन में कहाँ जाएंगे बच्चे को लेके? हम बस आधी रोटी आधी टुकड़ी खा के गुजर कर रहे हैं, पानी पी पी के। अब मकान तोड़ा जा रहा है सर, हम घर से बेघर हो रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? 61 साल के सलीम यहाँ 25 साल से रह रहे हैं। हर चुनाव में वोट भी डालते हैं और आधार भी यहीं का बना हुआ है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सब है, राशन कार्ड या हाँ वोट डालते हैं। हरियाणा में वोट हर साल डालते हैं। दरअसल दिल्ली और सूरजकुंड के बीच में अरावली की पहाड़ियों में खोरी गांव के आसपास लगभग 10,000 से भी ज्यादा घर हैं, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। ये मजदूर 1980 से यहाँ रहते हैं। 2010 में फरीदाबाद नगर निगम मकानों को ढहाने के लिए कोर्ट गया। निगम ने तर्क दिया कि ये घर अवैध रूप से अरावली की पहाड़ियों में बने हैं। अवैध कब्जे से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। 2016 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उन लोगों को कहीं और बसाया जाए। 2017 में फरीदाबाद निगम हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जून 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा प्रशासन को 6 हफ्ते में सारे घर ढहाने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, हमें मानना पड़ेगा, लेकिन दूसरी जगह देना ये हरियाणा सरकार का कर्तव्य है। ये आलीशान इमारतें भी अरावली की पहाड़ियों पर ही बनी हैं, पर विडंबना ये है कि अब यहाँ गरीबों के घर नहीं होंगे और ये इमारतें ऐसे ही चमकती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है तो घर गिराए जाएंगे, लेकिन मेरे पीछे देखिए, इन सबके पास आधार कार्ड है, इन सबके पास वोटर कार्ड है, इन सबके पास पैन कार्ड है। जिसके पास ऑटो है वो रोड टैक्स देता है, जो जिसकी दुकान है वो जीएसटी भरता है। यानी देश की विकास में ये लोग टैक्स भरते हैं। तो जाहिर सी बात है कोर्ट ने आदेश किया तो घर गिराए जाएंगे, लेकिन
सरकार का दायित्व है कि अगर घर गिराए जा रहे हैं तो इनको वैकल्पिक छत दी जाए, वो भी इस दौर में जब ये सब गरीब हैं, बेरोजगार हैं लॉकडाउन में। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इनके पास सारे प्रमाण पत्र हैं तो क्या सरकार इन्हें सड़कों पर आने देगी? छोटे छोटे बच्चे हैं। कोर्ट ने यह फैसला सरकार पर छोड़ा है कि वो इन्हें वैकल्पिक घर देती है या नहीं। सहयोगी शशिकांत झा के साथ अरावली की पहाड़ियों में बसे खोड़ी गांव से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राहुल गांधी के काफी करीबी रहे कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। जितिन प्रसाद 2 बार एमपी और मनमोहन सिंह सरकार में कई विभागों के मंत्री रहे हैं। कांग्रेस के इस नेता को साथ में लेकर बीजेपी संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस बिखर रही है, साथ ही योगी सरकार में रूठे ब्राह्मणों को मनाने की एक कोशिश भी हो सकती है। जो जितिन प्रसाद हैं वो कांग्रेसी थे और हमेशा रहेंगे, पहली बात तो ये। जो जितिन प्रसाद हैं वो कांग्रेसी थे और हमेशा रहेंगे, पहली बात तो ये। जो जितिन प्रसाद हैं वो कांग्रेसी थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन वो अपनी बात पे कायम नहीं रहे। उन्होंने अपने बाप दादों की पार्टी छोड़ दी। उनका खानदान उनके दादा के जमाने से कांग्रेसी था और उनके पिता जितेंद्र प्रसाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। लेकिन आज जब उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा तो कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं कि कौन सी पार्टी छोड़ दी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस पार्टी में गए। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल यह है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। जितिन प्रसाद के परिवार का शाहजहांपुर और आसपास के इलाके में अच्छा प्रभाव रहा है। जितिन 2001 में यूथ कांग्रेस के महासचिव बने, 2004 में शाहजहांपुर से एमपी, 2008 में इस्पात राज्य मंत्री, 2009 में धौरहरा से एमपी और पेट्रोलियम राज्य मंत्री, 2011 में सड़क परिवहन राज्य मंत्री बने। लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव में धौरहरा से चौथे नंबर पे, 2017 विधानसभा चुनाव में तिलहर से दूसरे नंबर पे और 2019 लोकसभा चुनाव में धौरहरा से तीसरे नंबर पे रहे। अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। नदी गंगा नदी पार कराई थी। प्रियंका गांधी पिछले कुछ वक्त से यूपी में कांग्रेस को जिंदा करने की कोशिश में हैं। कांग्रेस ब्राह्मणों को भी लुभाने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी कभी विंध्याचल मंदिर, कभी हनुमानगढ़ी जाती हैं तो कभी संगम पे स्नान करती हैं। ऐसे में एक ब्राह्मण चेहरे के जाने का भी कांग्रेस को नुकसान होगा। जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने से बीजेपी को जितना फायदा है, कांग्रेस को उससे ज्यादा नुकसान है। बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस बिखर रही है। गांधी परिवार और राहुल गांधी के सबसे करीबी लोग उसका साथ छोड़ के जा रहे हैं और शायद ये यूपी में रूठे कहे जा रहे ब्राह्मणों को मनाने की कोशिश भी हो सकती है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 5 लाख लोगों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जिन ऐप्स के जरिए ये ठगी हुई है उसके पीछे चीनी नागरिक बताए जा रहे हैं। 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये ठगी करीब 150 करोड़ की बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस साइबर सेल की गिरफ्त में आए 11 लोगों में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। आरोप ये है कि ये लोग पावर बैंक, इजी प्लान और सन फैक्ट्री नाम के ऐप के जरिए ठगी का गोरख धंधा चला रहे थे। दिल्ली पुलिस ने पहले इन ऐप को खुद डाउनलोड किया, उस पर पेमेंट किया, तब इस ठगी का पता चला। जिस यूज़र के डिवाइस में डाउनलोड हो रहे थे, इंस्टॉल हो रहे थे, उसका डेटा स्टील कर रहे थे और ये डेटा बाहर के सर्वर्स में भेजा जा रहा था। जो इनिशियल ट्रेसेस हमें मिले वो सर्वर्स इंडिया से बाहर के थे, कुछ चाइनीज सर्वर्स की आईपीज थी। जो दूसरी चीज़ हमने नोटिस की कि इस ऐप के अंदर एक स्कीम जो कि क्विक मनी अर्निंग, जल्दी से पैसा कमाने की स्कीम
पुश की जा रही थी। इस स्कीम में डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे रिटर्न्स देने का प्रोविजन था और ये ऐप्स एक बिजनेस मॉडल का खाका बना के पुश कर रहे थे। इस ऐप में बताया जा रहा था कि ऐप चलाने वाले बेंगलुरु से हैं और चार्जिंग के कारोबार में हैं। जो लोग पैसा निवेश करते थे उन्हें लुभाने के लिए शुरुआत में 10% वापस कर देते थे। ये भी कहते थे कि इसका लिंक अपने साथियों से शेयर करें। जो मनी ट्रेल इसमें, जैसे हमने बताया कि एक डिकॉय यूजर बनके हमने इसमें पेमेंट की, तो उस मनी ट्रेल को जब हमने एनालाइज किया तो हमने पाया कि जो पैसा है वो पेमेंट गेटवे से होते हुए मल्टीपल शेल कंपनीज में रूट हो रहा है और करोड़ों रुपया इस पेमेंट गेटवे के माध्यम से कुछ अकाउंट्स में जा रहा है, फिर वहां से उसको लॉन्डर करने के लिए, उसको कैमोफ्लेज करने के लिए इसको 25 के आसपास शेल कंपनीज और उनके बैंक अकाउंट्स में भेजा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला कि कोलकाता के पास कुलबेरिया में इनका सेंटर है। वहां से 9 लोग पकड़े गए, जबकि 2 लोग दिल्ली और गुरुग्राम से पकड़े गए। इस गैंग के पीछे 5-6 चीनी नागरिक हैं जो पहले भारत में रह चुके हैं। गुरुग्राम के रहने वाले सीए अविक केडिया ने 110 सेल कंपनी बनाकर चीनी नागरिकों को ट्रांसफर कर दी। वो एक कंपनी से 3 लाख रुपए लेता था, जबकि एक चार्टेड अकाउंटेंट रौनक बंसल दिल्ली का है। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इन ऐप पर निवेश किया, जिन्हें करीब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा। पुलिस ने 97 लाख रुपए कैश बरामद किया है। पैसे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से विदेश जा रहे थे। इनमें मुख्य आरोपी रोहित अली है। पुलिस के मुताबिक इन ऐप को करीब 50 लाख लोगों ने डाउनलोड किया। ऐसे में ठगी के शिकार लोगों की संख्या बढ़ सकती है और ठगी की रकम 250 से 300 करोड़ रुपए तक जा सकती है। पुलिस अपील कर रही है कि ऐसे ऐप से बचें। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौट के बाबा ढाबा आए। दिल्ली के मालवीय नगर का मशहूर बाबा का ढाबा एक बार फिर से अपनी पुरानी जगह पर लौट चुका है। जब ये मालिक यहाँ के ढाबे के बहुत ज्यादा मशहूर हुए थे तब उन्होंने इसे बंद करके एक रेस्टोरेंट खोला था, लेकिन वो भी अब बंद हो चुका है और दोबारा अपने ढाबे पे वो लौट कर इसे शुरू कर चुके हैं। वजह क्या रही, शरद शर्मा की इस रिपोर्ट में देखिए। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में बाबा का ढाबा वाले 80 साल के कांता प्रसाद का ये रेस्टोरेंट दिसंबर में खुलकर फरवरी में बंद हो गया। अब कांता प्रसाद फिर से उसी सड़क किनारे अपने छोटे से ढाबे में खाना बना रहे हैं जहां पहले बनाते थे। 1 लाख करीबन खर्चा आ रहा था। एक महीने का खर्चा 1 लाख रुपए आ रहा था। अच्छा। और कमाई 35-40, ज़्यादा तीर मार लो 45। अच्छा, 30-40 हजार 45 हजार रुपए हाँ कमाई हो रही थी। हाँ, तो घर से जा रहा था, हमने उसको बंद कर दिया। अक्टूबर महीने में वीडियो वायरल होने के बाद कांता प्रसाद के पास 45 लाख रुपए का चंदा आया, जिससे बाबा ने मकान बनाया। रेस्टोरेंट और अन्य जगह पर खर्च के बाद आज बाबा के पास 19 लाख रुपए बचे हैं। जिस फूड ब्लॉगर गौरव वासन के वीडियो से बाबा सुर्खियों में आए, उसी पर बाबा ने पैसों की हेराफेरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। अब बाबा का कहना है कि उन्होंने दूसरों के बहकावे में शिकायत की थी। हमसे चूक यहाँ पर हुआ है कि जो हमने अपने मुंह से बोल दिया कि गौरव वासन को हम बुलाए नहीं, सब अपनी मर्जी अपने आप आए थे। बस हमें यहाँ चूक हुई है। अच्छा। क्यों हमें नहीं कहना चाहिए। अगर गौरव वासन आ जाएंगे तो जो भी है वो हम जाके दोनों अपना उसको शिकायत वापस ले लेंगे। हम क्यों किए नहीं है और इस विषय में गौरव वासन जब भी आएंगे हम उनके साथ चल पड़ेंगे। फूड ब्लॉगर गौरव वासन ने भी बाबा के शब्दों और पेशकश का स्वागत किया है। मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ इनके साथ और उस मिसकम्युनिकेशन को इन्होंने इतना ज़्यादा सीरियस ले लिया कि इन्होंने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दी। अब अच्छी बात यह है कि अब ये अपनी गलती मान रहे हैं और ये मुझसे काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल में माफ़ी भी मांग चुके हैं। तो मैं तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि बाबा आप मेरे आदरणीय हैं, आप मेरे से बड़े हैं और मेरे मन में तो कभी कोई बैर नहीं था, ना कभी है और ना कभी होएगा, क्योंकि मैं हमेशा से यही काम करता आया हूँ। बाबा के सुर्खियों में आने के साथ ही कुछ लोग मैनेजर और वकील के रूप में
बाबा के साथ जुड़े थे, लेकिन आज फिर बाबा और उनकी पत्नी अकेले ही हैं। कहानी यही है कि लौटकर बाबा ढाबे पर आए। ये कहानी है, इसके बारे में ज़्यादा तो क्या कहें, बस यही कहेंगे कि वक्त की बात है, समय बहुत बलवान होता है। मालवीय नगर दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के सांता क्रूज ईस्ट इलाके से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।